हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको बिजनेस इनकम अर्न करा है आपने फॉरेन से, तो उसकी रिटर्न कैसे फिल होगी, आईटीआर 3 कैसे फिल होगी, जैसे आप डीटीडबल ए का करेक्टली क्लेम कर पाए। जब हम बात करते हैं फॉरेन इनकम की, तो वो भले ही सैलरी के फॉर्म में हो, हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, कैपिटल गेन के फॉर्म में हो, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के फॉर्म में हो, या अदर सोर्सेज के फॉर्म में हो, ये पांचों हेड के फॉर्म में हो। बट जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन सैलरी फॉरेन इनकम का, वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आप रेसिडेंट हैं और आपने फॉरेन इनकम अर्न की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि ग्लोबल इनकम आपको कंप्यूट करनी है। उस पे इंडिया में कितना टैक्स बनता है एज पर एग्जिस्टिंग स्लैब रेट, वो कंप्यूट करना है। एंड उसके बाद उसको कंपेयर करना, उस टैक्स को कंपेयर करना है कि आपने फॉरेन में जो इनकम कमाई है उस पे आपने कितना टैक्स दिया है। तो जो रेट इंडिया में आप दे रहे हो टैक्स रेट, और जो आपने फॉरेन में दिया है, विच एवर इज लोअर, जो भी कम अमाउंट होगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डीटीडबल ए रिलीफ। तो ये कॉन्सेप्ट है। वैसे ही हम बिजनेस इनकम की भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रॉयल्टी इनकम है, तो रॉयल्टी इनकम आप पहले तो जहां जहां से भी है आपकी, आप पहले वर्किंग बनाएंगे। जो भी प्लेटफॉर्म से है, उन सब के आपके पास टैक्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनका कन्वर्जन रेट आप लगाएंगे। जब हम बिजनेस इनकम की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर का जो आखिरी दिन है, उस रेट पे सारी इनकम कन्वर्ट होती है, और टैक्सेस भी उसी कन्वर्जन रेट पे कन्वर्ट होंगे। उसके बाद इंडियन अमाउंट पे आपकी फॉरेन इनकम आ जाएगी। उसमें से कोई भी एक्सपेंसेस है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं, और अदर कोई इनकम है उसको ऐड कर लें तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। कोई डिडक्शन है तो आप डिडक्शन लें, अदरवाइज आपकी टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम रहेगी। फिर टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी बन रही है और उसमें सेस कितना है, ये आपका इंडिया में इंडियन अमाउंट होगा जो आप इंडिया में टैक्स पे करोगे, 44,045। अब ये जो 44,045 रुपीज है, डिवाइडेड बाय जब हम टोटल इनकम करेंगे, तो आपके पास एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा कि इंडिया में आप किस रेट से टैक्स पे कर रहे हैं, विच कम्स टू 6.78 इन आर एग्जाम्पल। देन उसको हम कंपेयर करेंगे जो आपने एक्चुअली टैक्स पे किया है फॉरेन में। तो फॉरेन में जो टैक्स रेट है वो कुछ का है, कुछ जगह 15% है, कुछ जगह 30% है। तो आपको अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा स्ट्रेट अवे कि आपके अमाउंट आपने टोटल कितना पे किया है और इंडियन में कितना पे किया है, इंडिया में कितना आ रहा है। तो विच एवर इज लोअर विल बी योर डीटीडबल ए रिलीफ। अब हम अगर आईटीआर 3 की बात करें कि आईटीआर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, जिसका जो आपको ध्यान रखना है जब आप रिटर्न फिल कर रहे हैं। तो एक तो पीजीबीपी का जो हेड है वो आपके पास होना चाहिए, और अदर इनकम जो भी एप्लीकेबल है, सैलरी हो तो सैलरी आप सिलेक्ट करें, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज है तो अदर सोर्सेज। तो इस केस में जनरल पार्ट तो हमारा कंपलसरी रहता ही है। नेचर ऑफ इनकम, बिजनेस बिजनेस बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल, चूंकि ये तीनों साथ में होते हैं इसलिए साथ में आएंगे जब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करते हैं। और अदर इनकम, सैलरी शेड्यूल, अगर आपके पास सैलरी इनकम है तो आप सैलरी शेड्यूल सिलेक्ट करें। अदरवाइज शेड्यूल बीपी तो इम्पोर्टेंट है बिजनेस इनकम के लिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन शेड्यूल, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट समरी शेड्यूल, ये सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं, आप फिल करें या नहीं करें। कैपिटल गेन शेड्यूल, अगर कैपिटल गेन भी है आपके रिटर्न में तो आप वो सिलेक्ट करें। उसके साथ 112A के अलग शेड्यूल होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन सेल ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। देन अदर सोर्सेज, अगर अदर सोर्सेज की इनकम है, CYLA, DFLA एंड CFL, ये तीनों शेड्यूल ऑटोमेटिकली कंपलसरी हैं, ये आते ही हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपके केस में हो तो सिलेक्ट करें, अदरवाइज नहीं। जो डिडक्शन है, डिडक्शन के आप रिस्पेक्टिव शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एफएसआई शेड्यूल, एफएसआई फॉरेन सोर्स इनकम एंड टीआर टैक्स रिलीफ।
एंड लास्ट के दो कंपलसरी है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब हम जनरल की बात करें। फाइलिंग सेक्शन में आपको 1391 सिलेक्ट करना है, क्योंकि बिफोर ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट 31 जुलाई के बाद फाइल करेंगे तो बिलेटेड 1394 आपको सिलेक्ट करना है। अगर रिवाइज कर रहे हैं रिटर्न तो 1395 सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं इस साल तो आपको यस सिलेक्ट करना है। पहले तो वो अर्लियर ईयर्स की डिटेल्स मांगता है। अगर अर्लियर ईयर्स में आपने नहीं किया है तो आप नो सिलेक्ट करें। अगर यस है तो यस करके आपको बताना पड़ेगा कि आपने कब फॉर्म 10 IE फाइल किया था। और इस साल आप ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्टिंग इन नाउ, नॉट ऑप्टिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है अपना। कोई बेनिफिट आप 115H का क्लेम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर का से रिलेटेड कोई आप यूनिट है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। FII या FPI को यस करना है, अदरवाइज नो। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर ये रिटर्न आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के थ्रू फाइल करवा रहे हैं तो यस करके डिटेल्स बतानी रहती है, कौन है रिप्रेजेंटेटिव, पैन एंड ऑल। पैन कैपेसिटी क्या है, एड्रेस क्या है, नेम क्या है, आधार नंबर क्या है। डायरेक्टरशिप कहीं पे है आपकी कोई भी कंपनी में तो आपको यस करके कंपनी की डिटेल्स बतानी है। किसी फर्म में आप पार्टनर हैं तो आपको यस करके फर्म की डिटेल्स बतानी है। कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने होल्ड करके रखे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आपको यस करके उसकी डिटेल्स बतानी है। ऑडिट इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो अगर आप 44AA सेक्शन के तहत लाइबल हैं बुक्स बनाने के लिए तो आप यस करके आप बताइए कौन कौन सी बुक्स बनाई हैं। और या फिर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप यस करके बताइए कौन से सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं। टर्नओवर की बात करें हम तो आपको टर्नओवर भी बताना है, क्योंकि ITR 3 बिजनेस रिटर्न है। तो टोटल सेल्स क्या है, क्या वो बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, या बिलो 1 करोड़ है, या अबव 10 करोड़ है। तो इस केस में 1 करोड़ के नीचे है, इसलिए टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ पे क्लिक किया है। ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है इसलिए नो किया है। 44AB। 92E इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई नहीं है तो इसलिए हमने उसको नो किया है। और कोई रिपोर्ट फर्निश करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसलिए हमने उसको नो किया है। अगर आप कोई और ऑडिट रिपोर्ट आप फर्निश कर रहे हैं किसी अदर एक्ट में तो आप वो बताइए और डेट बताइए कब करिए। कंपनीज के केस में ये हो सकता है क्योंकि सेम कंपनीज के केस में भी पूछा जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस और प्रोफेशन है उसका कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको कोड, ट्रेड नेम मैंडेटरी नहीं है बट कोड मैंडेटरी है तो आप कोड बताइए। अगर आप 44AD 44ADA और 44AE का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको कोड यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग कॉलम है, आपको वहां सिलेक्ट करना है। अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। अगर आप 44AA के तहत बुक्स मेंटेन करने के लिए लाइबल नहीं है तो आप नो अकाउंट केस में बता सकते हैं। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, सन्डी डेटर, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस का। और ये सब भी नहीं है तो आप इसको 00 भी बता सकते हैं।
इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, बट अपने केस से रिलेटेड नहीं है वो अभी। जब आप बुक्स मेंटेन करते हैं और डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आप पे ये एप्लीकेबल होगा। पीएनएल में सीधे आ सकते हैं आप। पीएनएल में भी क्रेडिट एंड डेबिट्स आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बुक्स मेंटेन करने के लिए लाइबल नहीं है। और उसके बाद प्रिजम्पटिव इनकम की इनकम के कॉलम है। जब आप ऐसे बिजनेस में काम करते हैं जिसमें आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, बट इसके साथ साथ आप दूसरा बिजनेस भी करें जिसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। बट अभी प्रेजेंट केस में, हमारा नो अकाउंट केस में, हम इंफॉर्मेशन बताएंगे बिजनेस में जो कि लिमिटेड है। ग्रॉस रिसीट आप बताइए, थ्रू बैंक कितना हुआ है, अदर मोड कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, एक्सपेंसेस बताइए और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जब आप पीएनएल में नो अकाउंट केस में इंफॉर्मेशन भरते हैं तो इसके बाद वो सीधे शेड्यूल बीपी में रिफ्लेक्ट करता है। शेड्यूल बीपी में वो ऑटोमेटिकली आता है। आपको सिर्फ चेक करना है कि हर जगह इनकम सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं। शेड्यूल बीपी की हम बात करें तो ऑटोमेटिकली पहले प्रॉफिट आता है, उसमें से अगर कोई स्पेक्युलेटिव लॉस है तो आप स्पेसिफिकली वो नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव करके आप स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस बता सकते हैं। इनकम और रिसीट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर्ड अंडर अदर हेड ऑफ इनकम। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इनकम क्रेडिट करी है और अदर हेड में आप उसको बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर बताइए कौन से स्पेसिफिक हेड में आप बता रहे हैं। जैसे कि पीएनएल की हम बात करें तो कभी बार इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में आती है जबकि वो अदर सोर्सेज में आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अदर सोर्सेज बता सकते हैं सो दैट जो आपकी नेट बिजनेस इनकम है वो कम हो जाएगी। अगर आपके फर्स्ट पॉइंट में कुछ ऐसी इनकम है जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे हमने पीएनएल देखा, पीएनएल में बुक्स मेंटेन आप करते हैं, उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी आती है, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बिजनेस की भी आती है और लास्ट में नो अकाउंट केस की। तो अगर आपके टोटल प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी अमाउंट फेच हुआ है उसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की कोई इनकम है तो आपको 4A में स्पेसिफिकली बताना है कि कौन से सेक्शन से वो बिलोंग करता है। कुछ ऐसी इनकम है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कि एग्जेम्प्ट है, बट आप बुक्स बनाते हैं प्रॉपर तो इसलिए वो दिख रही है, जैसे शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म या शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी बीओआई एनी अदर इनकम। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जैसे वो भी माइनस हो जाए, टैक्स उसमें नहीं एप्लीकेबल हो। ऐ सारी चीजें माइनस कर करके बैलेंस अमाउंट आ जाएगा जिसपे टैक्स लगना चाहिए। वैसे ही कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम अदर हेड ऑफ इनकम में बताना चाहते हैं, तो 7th पॉइंट में आपको वो बताने पड़ेंगे क्योंकि पीएनएल में एक्सपेंस साइड वो आए होंगे तो वो एड बैक हो जाएंगे। सैलरी से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस, तो आप वो 7th पॉइंट में बता सकते हैं, उसको वो ऐड कर लेगा। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट विच रिलेट्स टू एग्जेम्प्टेड इनकम। वैसे ही कुछ पीएनएल में ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है तो खर्चे भी एग्जेम्प्ट होगा, तो 8A में जैसे ही आप बताओगे तो वो ऐड हो जाएगा। Expenses debited to profit and loss account which relates to exempt income and disallowed under section 14A। 14A हमारे जो एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम की बात करता है, उसमें से भी कुछ डिसअलाउ हो रहा है तो आप बता सकते हैं वो 16 ऑफ पार्ट AOI में, मतलब अदर इनकम इन अदर इंफॉर्मेशन का जो शेड्यूल है उसमें आप बताएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। ऐसे एडजस्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल आ जाएगा आपका। डेप्रिसिएशन जो आप अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स क्लेम कर रहे हैं वो अमाउंट आ जाएगा जैसे आप शेड्यूल्स भरेंगे।
अगर कोई ऐसी इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं इंक्लूड हुई है, जैसे रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, ये सब टैक्सेबल होते हैं बट ये पीएनएल में नहीं आते हैं, तो वो आप 24th पॉइंट में बताएंगे, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। जब हम पार्टनर की रिटर्न भरना देखेंगे तो ये पॉइंट उसमें कवर होगा। अगर आप चाहते हैं पार्टनर्स के लिए कैसे रिटर्न फाइल करते हैं स्पेसिफिकली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो ऐसे करके आपको शेड्यूल बीपी डिटेल में आपका फिल हो जाएगा। इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो फॉरेन बिजनेस इनकम से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। शेड्यूल बीपी के बाद आपको अदर शेड्यूल्स जो हैं वो आप फिल कर दीजिए रिस्पेक्टिवली अदर इनकम के। CYLA, BFLA और CFL ऑटोमेटिकली कंप्यूट होता जाएगा। आपको सबसे पहले CFL में क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बताना है, क्योंकि CFL होता है करेंट ईयर लॉसेस, पहले करेंट ईयर लॉसेस सेट ऑफ होते हैं, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ होते हैं, एंड देन कैरी फॉरवर्ड होता है। FSI शेड्यूल की बात करें, FSI शेड्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो के लिए, उसमें आपको कंट्री, पहले तो हेड ऑफ इनकम बताना है, कंट्री, और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, इनकम कितनी है आउटसाइड इंडिया इन रुपीज टर्म्स, टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया कितना है, टैक्स पेबल ऑन इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इंडिया कितना है, एंड टैक्स रिलीफ अवेलेबल इन इंडिया कितना है, और रेलेवेंट आर्टिकल आपको बताना है। वैसे ही जितने भी कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री से आपकी इनकम है, तो आप सारे कंट्री वाइज यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। सेम हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, उसी इनकम में इंडिया पे कितना टैक्स लगता है, और विच एवर इज लेस करके टैक्स रिलीफ कैलकुलेट हो जाएगी। जो टैक्स रिलीफ आपको FSI शेड्यूल में दिख रही है, वो ही आपको टैक्स रिलीफ शेड्यूल में भी मिलेगी। टैक्स रिलीफ क्लेम्ड, ये सब ऑटोमेटिकली होगा, बस आपको चेक करना और सेक्शन बताना है कि सेक्शन कौन सा सिलेक्टेड है। कोई आपने रिफंड या क्रेडिट लिया हो फॉरेन टैक्स अथॉरिटी का, तो आपको यहाँ डिटेल बतानी है। एक बार मैं CYLA भी शेड्यूल बता देती हूँ आपको। यहाँ ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन फिल होती है और सेट ऑफ होती है। देख लीजिए, बिजनेस एंड इनकम की इंफॉर्मेशन आ रही है और अदर सोर्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको सिर्फ कंफर्म पे क्लिक करना है। इसमें कोई भी लॉस नहीं है, इस वजह से लॉस के सेट ऑफ का आपको जानकारी नहीं मिलेगी। जब आप ये सारे शेड्यूल फिल कर लेंगे, तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में आपका जो टैक्स अब बन रहा है,
और जो टैक्स क्रेडिट मिल रहा है वो कंपेयर किया जाएगा, और क्योंकि अपने केस में जो इंडियन टैक्स है उतने का ही बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए कोई टैक्स पेबल और रिफंडेबल नहीं है। जब आप डीटीडब्ल्यूए रिलीफ की बात कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 67 फाइल करना जरूरी है, एंड ऐसे आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी हमने आईटीआर 3 देखी है, अब हम फॉर्म 67 भी देख लेते हैं। फॉर्म 67 में आपको 4 पार्ट में होते हैं ये फॉर्म। तो पार्ट ए में आपको अगेन जो हमने एफएसआई शेड्यूल में फिल किया था वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी फिल करनी है। नेम एंड कंट्री स्पेसिफाइड, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, इनकम आउटसाइड इंडिया कितनी थी, अमाउंट क्या था, रेट क्या है, टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन क्या है इन इंडिया, और आर्टिकल कौन सा हम रेफर कर रहे हैं डीटीडब्ल्यूए का, और रेट ऑफ टैक्स एज पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, और उसमें अमाउंट कितना बन रहा है, कितना क्रेडिट मिल रहा है, मतलब टैक्स टोटल फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना है, ये सब आपको फिल करके बताना रहता है। पार्ट बी की हम बात करें तो रिफंड से रिलेटेड बताते हैं कि अगर आपने कोई प्रायर अकाउंटिंग ईयर्स में कोई रिफंड तो क्लेम नहीं किया है फॉरेन टैक्स का, या कोई डिस्प्यूट तो पेंडिंग नहीं है, वेरिफिकेशन है, और उसके बाद आपको अटैच करना पड़ता है टैक्स डॉक्यूमेंट जिस बेसिस पे आप डीटीडब्ल्यूए रिलीफ क्लेम कर रहे हैं। तो ये है फॉर्म नंबर 67। आपको ये कहाँ मिलेगा? ये आपको ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म में, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, डबल टैक्सेशन रिलीफ फॉर्म 67 आपको मिल जाएगा, पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम में। तो होप आपको फॉरेन बिजनेस इनकम कैसे रिफ्लेक्ट करनी है आईटीआर 3 में, और कैसे डीटीडब्ल्यूए रिलीफ कैलकुलेट करना और शो करना है और फॉर्म 67 फाइल करना, ये सब समझ आया होगा। कोई और स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।